मैं लोकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आपके YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने भारत विभाजन से उत्पन्न समस्याएं एवं उनके परिणाम के बारे में अध्ययन किया था। आज का हमारा जो विषय है वो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां नामक जो पाठ है उसमें जो चुनौती है भारतीय रियासतों का विलय, इसके ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय लगभग 562 देशी रियासतें थी, देशी रजवाड़े थे। ब्रिटिश जो भारत था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग में था ब्रिटिश प्रांत और दूसरे में थे देशी रजवाड़े रियासतें। दूसरे में देशी रजवाड़े, दो भाग थे। ब्रिटिश प्रांत में वो प्रांत थे जहां ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण था, यानी कि ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी। देशी रजवाड़ों में राजाओं के अधीन जो प्रांत थे, देशी जो रजवाड़े थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश सत्ता की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसकी अधीनता के नीचे वो सब कार्य कर रहे थे। आंतरिक मामलों में देशी रजवाड़े स्वतंत्र थे अपने कार्य करने के लिए, लेकिन बाह्य मामलों में ब्रिटिश सरकार का उनके ऊपर नियंत्रण था। जब ब्रिटिश सरकार ने भारत स्वतंत्रता की घोषणा की, उसके साथ ही यह घोषणा भी की कि जो देशी रजवाड़े हैं वो भी ब्रिटिश भारत के साथ स्वतंत्र हो जाएंगे और उनको ऑप्शन दे दिया गया कि उनकी मर्जी है, वो भारत में शामिल होना चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान में शामिल होना चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और अगर वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहे तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। अब समस्या ये होगी कि अगर वो सारे स्वतंत्र रहे तो भारत के कई टुकड़े हो जाने थे, भारत के अंदर बहुत से देश बन जाने थे छोटे छोटे। और जैसे ये घोषणा की तो ब्रिटिश जो देशी जो रजवाड़े थे, जो नवाब थे, उन्होंने अपना रूप दिखाना आरंभ कर दिया और सबसे पहले त्रावणकोर के जो राजा थे उन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी। सबसे पहले किसने घोषणा की? त्रावणकोर के राजा ने, त्रावणकोर के राजा घोषणा कर दी स्वतंत्र रहने की। उसके बाद दूसरे नंबर पे हैदराबाद के निजाम ने घोषणा कर दी स्वतंत्र रहने की। भोपाल के नवाब ने संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजने से इनकार कर दिया। यानी कि समस्या ये उत्पन्न होगी कि उनके तेवरों को देख करके ये लग रहा था कि भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, जबकि भारत जो सरकार थी वो ये चाह रही थी कि भारत की सीमाओं के अंदर जो रजवाड़े हैं, जो देशी रियासतें हैं, उन सब का भारत के अंदर विलय हो जाए ताकि स्वतंत्रता आंदोलन का जो उद्देश्य था, एक प्रभु सत्ता संपन्न व आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का, वो सफल हो सके। ये अपनी मर्जी करना चाह रहे थे और भारत सरकार उनको भारत में विलय करना चाह रही थी। तो यहां से विलय की जो प्रक्रिया है वो आरंभ होती है और उसको सरकार ने, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, एकीकरण का पहला चरण, एकीकरण का फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट जो स्टेप है वो यहां से शुरुआत होता है कि जो सरकार थी, अंतरिम जो सरकार थी, वो देशी रियासतों को जो भारत की सीमाओं के अंदर स्थित थी उन सबको भारत में शामिल करना चाहती थी। और इसके लिए सरकार ने जो थी, जिसके अंतरिम सरकार की जो मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने वार्ता करने के लिए कमेटी गठित की। उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश जो देशी रियासतें थी उनके सभी रियासतों के एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि जो रियासतें संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेंगी उन्हें देशद्रोही समझा जाएगा। और उस भाषण का इफेक्ट हुआ कि बहुत सी जो देशी रियासतें थी उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए वो तैयार होगी, संविधान सभा में शामिल होने के लिए
तैयार हो गए। उसके बाद 25 जून 1947 को रियासतों के मंत्रालय का गठन किया गया। और इसका मंत्री बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका मंत्री बनाया गया। और सचिव बनाया गया श्री पीवी मेनन को इसका सचिव बनाया गया। दोनों ही व्यक्ति काफी काबिल थे। दोनों ने ही रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए बातचीत आरंभ की और काफी हद तक वो सफल भी हुए और उन्होंने अपनी योग्यता, उत्साह व निष्ठा के आधार पे बहुत से रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने माउंटबेटन से रियासतों को शामिल करने के लिए सहायता मांगी। माउंटबेटन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए रियासतों को तीन मामलों के ऊपर, ये मामले कौन से थे? सुरक्षा, विदेश और संचार, इन विषयों के ऊपर भारत में शामिल होने के लिए एग्री कर लिया, उनको तैयार कर लिया और वो इन 3 विषयों के ऊपर भारत में शामिल होने के लिए तैयार होगी। इस प्रकार से 15 अगस्त 1947 से पहले ज्यादातर रियासतें भारत में शामिल हो गई और उन सबको एक सहमति पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। सहमति पत्र, इस सहमति पत्र को क्या कहा जाता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि सहमति पत्र के द्वारा 15 अगस्त 1947 से पहले ज्यादातर रियासतों को भारत में शामिल कर लिया गया और इस प्रकार से अखंड भारत के निर्माण का या एक प्रभुसत्ता संपन्न और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण का जो उद्देश्य हमारे फ्रीडम मूवमेंट के नेता लेकर के चल रहे थे वो लगभग सफल होता हुआ यहाँ नजर आने लगा। ज्यादातर रियासतें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि किस पत्र के द्वारा देशी रियासतों को भारत में शामिल किया गया, तो क्या आएगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा भारत में उनको रियासतों को शामिल कर दिया गया। अब रियासतें बच गई, जो समस्या आई वो आई 4 रियासतें बच गई जिन्होंने भारत में शामिल होने के लिए जो तैयार नहीं थी या इनकार कर रही थी। कौन कौन सी थी वो? पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर रियासत, दूसरी जूनागढ़, तीसरी हैदराबाद रियासत और चौथी जो थी वो थी मणिपुर रियासत। तो जो सेकंड फेज था रियासतों के विलय का, दूसरा चरण, उसमें हम इन रियासतों के विलय का अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम एक रियासत के विलय के ऊपर चर्चा करेंगे, वो है जम्मू कश्मीर रियासत। बाकी जो 3 रियासतें हैं उनके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर जो रियासत थी, इस रियासत की जो आबादी थी वो ज्यादातर मुस्लिम आबादी थी और इस रियासत का जो राजा था वो हिंदू राजा था, महाराजा हरि सिंह निरंकुश राजा था और तानाशाही भी था। उसने महाराजा हरि सिंह की इच्छा थी जम्मू कश्मीर रियासत को
एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पे रखने की। न तो वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था और न ही भारत में शामिल होना चाहता था, वो चाहता था स्वतंत्र अस्तित्व। और इस उद्देश्य के लिए उसने 16 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया। पाकिस्तान के साथ समझौता किया। और ऐसा ही एक समझौता भारत के साथ करने की उसने ठान ली। इसी दौरान जबकि पाकिस्तान की जो कुदृष्टि थी वो जम्मू कश्मीर रियासत के ऊपर थी, वो किसी भी स्थिति में जम्मू कश्मीर रियासत को हड़पना चाहता था। वो ये चाहता था कि जम्मू कश्मीर जो रियासत है वो उसकी आबादी मुस्लिम आबादी है और वो पाकिस्तान में शामिल हो गए। वो किसी भी तरीके से उसको हासिल करना चाहता था। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि कबीलों के माध्यम से, जो कबीलाई थे उनके माध्यम से जम्मू कश्मीर रियासत के ऊपर आक्रमण कर दिया और जम्मू कश्मीर रियासत में लूटपाट और आगजनी की स्थिति उत्पन्न हो गई। और महाराजा हरि सिंह जो थे वो उस स्थिति को संभालने में अपने आप को नाकाम पा रहे थे। 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार को जम्मू कश्मीर की स्थिति से अवगत करवाया। 25 अक्टूबर 1947 को श्री पीवी मेनन जम्मू कश्मीर पहुंचे और 26 अक्टूबर जम्मू कश्मीर पहुंचे और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय करने की औपचारिक घोषणा कर दी। यानी कि औपचारिक तौर पे भारत में विलय कर दिया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। कब कर दिए? 26 अक्टूबर 1947 को। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय कब हुआ? 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय हो गया। भारत में विलय तो हो गया, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया और जो कि आज तक पाकिस्तान के ही कब्जे में, जो पाकिस्तान के कब्जे में जो हिस्सा है उसको हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। और जबकि पाकिस्तान वाले लोग उसको आजाद कश्मीर कहते हैं, हम उसको पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। 31 दिसंबर जम्मू कश्मीर समस्या का समाधान यही नहीं हुआ। 31 दिसंबर 1947 को भारत जम्मू कश्मीर के ऊपर में जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चला गया। सुरक्षा परिषद में कब गया? 31 दिसंबर 1947 को भारत सुरक्षा परिषद में चला गया। 13 अगस्त 1948 में सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव के द्वारा भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम का सुझाव दिया। उस सुझाव के आधार पर 1 जनवरी 1949 को भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया। युद्ध विराम हो गया। 1951 में जम्मू कश्मीर
का जब विलय किया गया तो जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत विशेष स्वायत्तता दी गई थी, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि जम्मू कश्मीर में जब युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद उसका निर्णय जनमत के द्वारा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान होगा और जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 के तहत ये भी उसको दी गई थी कि कोई भी कानून, भारतीय कानून जम्मू कश्मीर की विधायिका की सहमति के बिना लागू नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए 1951 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान बनाने के लिए 1951 में जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान बनाने के लिए 1951 में संविधान बनाने का कार्य 1951 में जम्मू कश्मीर का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की बैठक हुई। इसी दौरान 20 अगस्त 1953 को दोनों राष्ट्र भारत और पाकिस्तान इस समस्या का समाधान करना चाहते थे। 20 अगस्त 1953 को दोनों राष्ट्र इस बात पर सहमत हुए कि यूएनओ से मामला वापस ले लिया जाए और इस जो जम्मू कश्मीर का जो मामला है इसको आपसी बातचीत के द्वारा और जनमत संग्रह के द्वारा इसका हम हल करेंगे। ये हुआ 20 अगस्त 1953। इसी दौरान अप्रैल 1954 में पाकिस्तान सिट्टो में शामिल, अमेरिका समर्थित सैन्य जो गठबंधन था सिट्टो उसमें शामिल हो गया। जब पाकिस्तान सिट्टो में शामिल हो गया तो भारत ने अपना जनमत संग्रह वाला जो दृष्टिकोण था वो बदल दिया। इसी दौरान अप्रैल 6 फरवरी 1954 को जो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा थी, जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा थी उसने जम्मू कश्मीर रियासत के भारत के का जो विलय था उस पर सहमति जताई, उस पर मोहर लगा दी। विलय पर मोहर लगा दी। नवंबर 1956 को भारत जम्मू कश्मीर का संविधान सभा ने संविधान बना करके तैयार कर दिया। नवंबर 1956 को संविधान सभा ने संविधान बना करके तैयार कर दिया और संविधान सभा ने ये घोषणा की कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत का अभिन्न अंग रहेगा। और इस प्रकार 26 जनवरी 1957 को अपना कार्य करने के बाद जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा थी उसको भंग कर दिया गया। ये तो चला 1957। अब एक बार बैक में जाते हैं हम, जब 1948 में इसका विश्लेषण करने के लिए 1948 में शेख अब्दुल्ला, जब भारत में इसका विलय कर दिया था महाराजा हरि सिंह ने, शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर जो था वहां के क्या बने, प्रधानमंत्री। उस समय रियासत के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता। लेकिन जम्मू कश्मीर का प्रधान उसने बहुत से अच्छे कार्य किए, लेकिन धीरे धीरे उसका जो रुझान था वो भी पाकिस्तान की तरफ होने लगा, अलगाववाद की तरफ होने लगा। और इसका परिणाम क्या हुआ कि 1953 से लेकर के 1964 और 1965 से लेकर के 1968 तक शेख अब्दुल्ला का रहे कारावास। शेख अब्दुल्ला 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ इसका समझौता हुआ शेख अब्दुल्ला का, और 1974 के बाद शेख अब्दुल्ला
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु होगी। उसके बाद उसके पुत्र फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने और 89-90 तक जम्मू कश्मीर की जो सियासत थी वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच घूमती रही, यानी कि सत्ता की बागडोर किसके हाथ में रही? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हाथों में। लेकिन धीरे धीरे वो जो स्थानीय लोग थे उनमें कश्मीरियत और स्वायत्तता की मांग बढ़ती चली गई और वो ये मान के चले कि जो चुनाव हो रहे हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो रहे और जो राज्य सरकार जो है वो उनके साथ किसी न किसी तरीके से भेदभाव कर रही है। और इस स्थिति में 1989 के बाद जम्मू कश्मीर में 1989 के बाद अलगाववाद आरंभ हो गया। वाद आरंभ हो गया और आतंकवाद शुरू हो गया। और इसको आतंकवाद को परसे कौन दे रहा था? सहारा कौन दे रहा था? उकसा कौन रहा था? पाकिस्तान। अलगाववादियों के 3 दृष्टिकोण थे। एक दृष्टिकोण तो ये था कि अलगाववादी जम्मू कश्मीर का ये चाहते थे कि पाकिस्तान में मिल जाए। दूसरा दृष्टिकोण ये था कि वो स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे। तीसरा दृष्टिकोण ये था कि भारत के साथ ही रहें लेकिन उनको और अधिक स्वायत्तता चाहिए। 1989 के बाद अलगाववाद का दौर आरंभ हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति शासन भी लगा और जम्मू कश्मीर की जो समस्या थी वो एक विकट समस्या के तौर पे सामने आने लगी, गंभीर होती चली गई। इस समझ 2002 में आकर के कांग्रेस और पीडीपी की सरकार बनी। फिर 2014 में जो चुनाव हुए किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। सबसे बड़ी पार्टी बनी पीडीपी और दूसरे नंबर पे बीजेपी। 2015 में कांग्रेस पीडीपी और भाजपा ने मिलकर के जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। 2015 में पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी प्लस भाजपा इस गठबंधन की सरकार बनी और ये सरकार चली जून 2018 तक। जून 2018 में भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया और ये सरकार गिर गई। उसके बाद राष्ट्रपति शासन वहां लागू हो गया। नई जो सरकार थी 19 में जो सरकार बनी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो इस समस्या का समाधान करना चाह रही थी और काफी लंबे समय से वो इसके लिए प्रयासरत थी, जम्मू कश्मीर समस्या का समाधान। और उसका समाधान करने के लिए उसने पहल करते हुए अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 5 अगस्त को सरकार इसको राज्यसभा में लेके आई और उसी दिन ये राज्यसभा में पारित हो गया। 6 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया। 6 अगस्त राज्यसभा और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया और लोकसभा में भी ये पारित हो गया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन अधिनियम था इसको 9 अगस्त को राष्ट्रपति ने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दी। 9 अगस्त 2019 को हस्ताक्षर कर दिए राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य को बांट करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इस प्रकार से
इसी राज्य जो पुनर्गठन अधिनियम था इसके द्वारा आर्टिकल 370 को भी समाप्त कर दिया गया और जो 35A थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो ये थी जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय और जम्मू कश्मीर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास। उम्मीद करता हूं टॉपिक आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो हमारा बच गया वो है हैदराबाद रियासत का विलय, जूनागढ़ रियासत और मणिपुर रियासत। उसका हम अगले वीडियो में उल्लेख करेंगे। धन्यवाद।